Hello everyone, I'm Kripa Shankar Pandey and you are watching Legal Narrative. This is our third lecture and we are going to discuss about two most important legislation, namely the Minimum Wages Act 1948 and the Maternity Benefit Act 1961. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्ट के साथ, दैट इज द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट इवॉल्व बाय द ILO. किसके द्वारा? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. क्या? ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन द ईयर 1928. सबसे पहले जो मिनिमम वेज का जो अवधारणा थी वो कहाँ पे इवॉल्व होकर के आई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में. कब? 1928 में. ठीक है. द नीड ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस इन इंडिया received boost after World War II when the draft bill was considered by the Indian Labour Conference in 1945. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO था वहाँ पे तो 1928 में भी मिनिमम वेजेस की बात की जाने लगी थी, लेकिन इंडिया में जो मिनिमम वेजेस था उसका फिक्सेशन की बात, उस मिनिमम वेज की बात कब से की जाने लगी? 1945 से की जाने लगी. कब? जब उस चीज़ को कंसीडर किया गया किसके द्वारा? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस. किस साल में? इन द ईयर 1945. ठीक है. अब ये जो कंसिडरेशन था वो किसके रिकमेंडेशन पर किया गया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 8th स्टैंडिंग लेबर कमेटी. कौन सी? 8th स्टैंडिंग लेबर कमेटी. ठीक है. द मिनिमम वेजेस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द डेट, नोट कीजिएगा, ऑन द डेट ऑफ 11th ऑफ अप्रैल 1946. कब? 11th अप्रैल 1946. ठीक है. किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट. जो मिनिमम वेज था वो कुछ एम्प्लॉयमेंट में फिक्स करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है. कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? 11th ऑफ अप्रैल 1948 को. कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. ठीक. द मिनिमम वेजेस बिल वाज पास्ड बाय द इंडियन डोमिनियन लेजिस्लेचर. वो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर की अभी हम बात कर रहे थे उसने क्या कर दिया? इसको पास कर दिया. एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 15th ऑफ मार्च 1948. इस डेट को आप नोट करोगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कब आया इन फोर्स में? तो आया है हमारा कब? 1948 में आया. कब? 15th ऑफ मार्च 1948 में आया. इस डेट को आप नोट करके रखोगे. ठीक है. अब इसमें बताया गया है कि अंडर दिस एक्ट बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट आर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अब आ जाती है बात कि मिनिमम वेज तो हमने एक्ट बना दिया, लेकिन इस चीज़ को फिक्स कौन करेगा कि मिनिमम वेज होगी कितनी? तो इस एक्ट में ही बताया गया है इसका आंसर कि स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होंगी क्या? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगी. किस चीज के लिए? फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर एम्प्लॉयमेंट्स कवर्ड अंडर शेड्यूल ऑफ द एक्ट. इस एक्ट के इस शेड्यूल में क्या दिए हुए हैं? कुछ एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं, कुछ उसके क्या होगी? मिनिमम वेजेस होगी. दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मिनिमम वेज को क्या कर सकती हैं? फिक्स कर सकती हैं. ठीक है. अब दोनों गवर्नमेंट के पास पावर तो है, लेकिन उस मिनिमम वेज को फिक्स करते टाइम किस किस नॉर्म्स का ध्यान रखा जाएगा, किन किन चीज़ों को जो अपनी गवर्नमेंट होंगी वो कंसीडर करेंगी. तो हम क्या देखते हैं कि 7 थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करेगी? ध्यान में रखेगी वाइल फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस. जब मिनिमम वेज को डिटरमाइन किया जा रहा होगा तो
क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कितनी चीज़ों को ध्यान में रखेगी, 7 चीज़ों को। वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट, 3 कंजम्पशन यूनिट पर अर्नर। हर एक अर्नर जो एक कमाने वाला है उसकी 3 कंजम्पशन यूनिट, अगर वो 30 रुपये का कंजम्पशन करता है तो उसकी मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए, 90 रुपये होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए। 3 कंजम्पशन यूनिट पर अर्नर, ठीक है। नंबर 2, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट ऑफ 2700 कैलोरीज पर एवरेज इंडियन एडल्ट। हर एक वयस्क भारतीय के लिए 2700 कैलोरी ऊर्जा जितनी फूड से रिक्वायर्ड हो जाए, मतलब फुलफिल हो जाए, उतने को खरीदने में जितना पैसा लगे उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, हम नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ध्यान में रखेगी। नंबर थर्ड इज द क्लॉथ रिक्वायरमेंट ऑफ 72 यार्ड्स पर एनम पर फैमिली। कितने यार्ड्स? 72 गज का कपड़ा हर फैमिली को, हर एक फैमिली के लिए 72 गज का कपड़े को भी ध्यान में रखा जाएगा कि उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेंट करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम एरिया प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम। अब जो रेंट चल रहा होगा वो रेंट कौन फिक्स कर रहा होगा? गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम होगी उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम रेंट चल रहा होगा उसको भी क्या रखा जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट इज द फंड फॉर द फ्यूल, लाइटिंग एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर टू कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल मिनिमम वेज। क्या, कितने परसेंट? 20% इनको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। अगला आ जाता है हमारा कि जो फ्यूल होगा और लाइटिंग होगा वो कितने परसेंट हो गया? 20% ऑफ टोटल मिनिमम वेज को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। अगला आ जाएगा हमारा द चिल्ड्रन एजुकेशन। अब लोग क्या कहते हैं, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी तो उसके बच्चे होंगे, और जैसे ही बच्चे होंगे तो बच्चों को पढ़ाना उड़ाना भी तो पड़ेगा, तो उसको उस चीज़ को भी क्या करने की बात की जा रही है इस एक्ट में, उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाएगा। तो क्या इस पॉइंट में क्या क्या बताया गया है? द चिल्ड्रन एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्रिएशन इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज एंड प्रोविजंस फॉर ओल्ड एज, मैरिज एटसेट्रा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, उसके स्वास्थ्य खराब होगा तो उसकी दवा करवाओगे, उसके खेलने कूदने का, उसके हंसी मजाक की व्यवस्था करोगे। वो अगर किसी त्यौहार में जिद करने लगा कि हमें जाना है यहाँ पे, तो उस जिद को पूरा करने के का भी प्रोविज़न होना चाहिए। अब वो अगर बड़ा हो गया तो भैया उसकी शादी फिर तो करवाओगे, ताकि वो भी इसी विशेष सर्किल में फंस जाए, तो उसकी शादी का भी प्रोविज़न कितना होगा? 25% क्या होगा? टोटल मिनिमम वेज इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। अब ये सारे 7 पैरामीटर्स जो दिए गए हैं, इनमें सबसे मेन फैक्टर है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। इन सारी चीज़ों पे हमें का एक पैमाना लेकर के हमको कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी डिटरमाइन करना होता है। हमको नहीं, मतलब गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, लेकिन ये कैसे सेट होता है? तो जो कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता है वो साल में कितनी बार? 2 बार फिक्स किया जाता है। कितनी बार? 2 बार। साल में 2 बार कास्ट ऑफ लिविंग सेट की जाती है। किसके द्वारा की जाती है या कौन सेट करता है कास्ट ऑफ लिविंग? तो द कमिश्नर ऑफ लेबर नोटिफाइज द रेट ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। हर साल के 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को, 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर को जो लेबर कमिश्नर होगा या कमिश्नर ऑफ लेबर होगा वो नोटिफाई करेगा। किस चीज़ को नोटिफाई करेगा? कास्ट ऑफ लिविंग को नोटिफाई करेगा। तो ये था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, चीज़ें ऐसी जो कि हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं किस पे? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अच्छा, हम इसको स्टार्ट करें उसके पहले मैं कुछ फिलोसफिकल बातें बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। As you know and we know and all of us know, the motherhood is a very special experience in a woman's life. कोई भी जो औरत है उसके ज़िंदगी में जो मदरहुड होता है, मातृत्व होता है, वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है।
A woman need to be able to give quality time to her child without having to worry about whether she will lose her job and her source of income. जो औरत है वो अपने बच्चे को टाइम दे सके इस चीज़ की चिंता किए बिना कि वो अपना जॉब लॉस कर देगी, खो देगी, या अपने सोर्स ऑफ इनकम खो देगी। ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या आया, दिस वॉज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनिटी लीव एंड द बेनिफिट इट इंटेल्स केम इनटू फोर्स और केम हैंडी। अब जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास किया गया वो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए किया गया था जो अभी हमने बताया। ठीक है, अब मैटरनिटी बेनिफिट में क्या क्या होता है भैया, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 गिव्स क्या चीज के देता है, गिव्स हर द एश्योरेंस दैट हर राइट्स विल बी लुक्ड आफ्टर व्हाइल शी इज एट होम टू केयर फॉर हर चाइल्ड। अब उस मदर को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसकी नौकरी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसकी वजह से कि वो अभी माँ बनी हुई है और अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। ठीक है, अब इस देश के इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किन किन विमेंस पर होती है। ठीक है, यह एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, किन किन लोगों पर अप्लाई होता है, किन किन फैक्ट्रीज पर अप्लाई होता है, कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं जहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि दिस एक्ट अप्लाइज टू वुमेन हु वर्क्स इन, नोट कीजिएगा कहाँ कहाँ ये काम करती हैं, फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस, सर्कस इंडस्ट्री, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। नोट कीजिएगा, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स विद मोर देन 10 एम्प्लॉइज। मैं लिस्ट फिर से बोल देता हूं, नंबर फर्स्ट है फैक्ट्री, नंबर सेकंड है माइंस, नंबर थर्ड है प्लांटेशन जैसे टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन ये सब होता है, नंबर फोर्थ है सर्कस इंडस्ट्री, नंबर फिफ्थ है शॉप्स पे काम करती हैं, या कोई भी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 से ज़्यादा क्या है एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पे मिनिमम ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन भी है कि ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहाँ पे नहीं लागू होगा, तो वो कहाँ पे नहीं लागू होगा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं अप्लाई होगा। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू नहीं होती है, तो उसका एक्सेप्शन है, नोट डाउन कीजिए, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है कि पर्सन इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट, कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो वेमेन ही इंटाइटल है क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट की बात की जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि एवरी वेमेन इज इंटाइटल टू द पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। किस रेट पे? एट द रेट ऑफ द एवरेज डेली वेज, एट द रेट ऑफ द एवरेज डेली वेज। ठीक है, उस जो पेमेंट होगा उसका रेट क्या होगा, एवरेज डेली वेज होगा, फॉर द पीरियड ऑफ हर एक्चुअल एब्सेंस। कब तक के लिए? जब तक वो एक्चुअली एब्सेंट है, इमीजिएटली प्रोसीडिंग एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डिलीवरी, उसके पहले और डे ऑफ डिलीवरी, जिस दिन उस बच्चे को डिलीवर करती है उससे कुछ दिन पहले तक भी, और डिलीवर कर देती है उसके बाद भी उसके बाद कितने दिन तक, फॉर द 6 वीक्स इमीजिएटली फॉलोइंग द डे, मतलब डिलीवरी के 6 हफ्ते तक। ठीक है, उसको क्या मिलता रहेगा भैया, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता रहेगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गई मैटरनिटी बेनिफिट मिलने की बात, देने की बात। लेकिन अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर है जो मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देता है, ठीक है, तो क्या होगा, एन एम्प्लॉयर हु वायोलेट्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कैन बी पनिश्ड विद, वो क्या हो जाएगा, उसको पनिश किया जा सकता है। कैसे पनिश किया जा सकता है? इम्प्रिजनमेंट अप टू कितने महीने, नोट डाउन कीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे इस वाले पेपर में आने वाले में, कितने, 3 मंथ्स।
3 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या तो भैया उसके ऊपर क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है। कितने रुपए का फाइन लगेगा, 500 रुपए का फाइन लगेगा, ठीक है। और या तो क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, या तो 3 महीने की उसको जेल हो जाएगी, या तो 500 रुपए का उस पर जुर्माना लग जाएगा, और या तो दोनों ही क्यूमुलेटिवली कोर्ट क्या करेगी, उसको सजा दे देगी। इसके अलावा अगर वायोलेशन पेमेंट से रिलेटेड है, मतलब ये कि पेमेंट ही नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, तब क्या होगा, देन द कोर्ट कैन रिकवर दिस अमाउंट एज इफ इट इज अ फाइन एंड पे इट टू द अग्रीव्ड पर्सन। जो वो विमेन है जो अग्रीव्ड है, जिसको पैसा एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, उसको क्या करेगी, कोर्ट उस एम्प्लॉयर से क्या करेगी, फाइन के रूप में उसको लेगी, और वो एग्रीव्ड पर्सन को, उस विमेन को क्या दे देगी, पे कर देगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है उसको फाइन के रूप में ले लेगी, और किसको दे देगी, एग्रीव्ड पर्सन, यानी विमेन को दे देगी, जिसको कौन नहीं दे रहा था पैसा, वो नहीं दे रहा था, क्या नाम उसका, एम्प्लॉयर नहीं दे रहा था, ठीक है। तो ये था अपना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। और ये अपना कौन सा लेक्चर था, थर्ड लेक्चर। तो दिस वाज आवर थर्ड लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सम मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ लेबर लॉ। ध्यान से सुनिए, कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉस को लेबर लॉ से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप क्या कहते हैं, नहीं अगर उस वीडियो को देखते हैं तो समझ लीजिए दिक्कत है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इस आशा के साथ समाप्त करते